हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 10th ऑफ जुलाई और 10th ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है मोदी और रशिया के ऊपर, व्हाट आई मीन्स इंडिया और रशिया के ऊपर। देखो, आप जानते हो कि हमारे मोदी साहब रशिया गए हुए हैं। कहाँ गए दोस्तों? रशिया गए हुए हैं। और रशिया में आपको मैं हर लेक्चर में बता रहा हूं कि ये किस मीटिंग है। 22nd एनुअल मीटिंग ऑफ इंडिया एंड रशिया। 22nd एनुअल मीटिंग ऑफ इंडिया एंड रशिया। क्लियर क्लियर। और यहां पर कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जो कि मोदी साहब ने रशिया के साथ कई सारे एग्रीमेंट साइन किए और डिस्कस किए कई सारे पॉइंट पर। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, कल के लेक्चर में बोला था कि मोदी साहब का कुछ भी डिस्कस होता है मैं आपको क्लियर करूंगा। अब इनके ऊपर क्या क्या डिस्कस हुआ, तो सबसे पहले दोस्तों अपन इसमें समझते हैं स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट्स क्या होता है, सुनो मेरी बात। देखो, आप जानते हो कि इंडिया डिफेंस और आर्म एंड एम्यूनिशन इंपोर्ट करती है। अधिकतर 3-4 कंट्रियां हैं जो मेन हैं, जैसे फ्रांस, इसराइल, रशिया और 2-4 कंट्री और होंगी, ठीक है, USA। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अभी आप देख रहे हो 2 या 3 साल से रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। सॉरी, रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। और इस वार के कारण अगर कोई भी डिफेंस प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से, अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आ जाती है, कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो हमें डिफिकल्टी आ रही थी उस पार्ट को, स्पेयर पार्ट को इंपोर्ट करने में। तो इसी के ऊपर डिस्कस करा गया कि स्पेयर पार्ट जो रशिया से इंपोर्ट करना है वो इजीली इंपोर्ट हो जाए। जो भी मशीनरी, आर्म एंड एम्यूनिशन हमने खरीदे हैं, उसके स्पेयर पार्ट, उसमें कोई खराबी आ जाती है और उसके जो इंजीनियर है, टेक्नोलॉजी है, वो इजीली देश में आकर और उनको सही कर सकते हैं। समझ में आ गया। और दूसरा ये भी हुआ कि इंडिया एंड रशिया बोथ कॉपरेट टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ स्पेयर पार्ट इन इंडिया। इंडिया में स्पेयर पार्ट्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप करी जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरा डिस्कस हुआ कि आपने कई बार न्यूज में सुना होगा S-400 ट्रम्प, कई बार आपने सुना होगा। ये क्या है दोस्तों? ये रशिया की सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल। अब ये इंडिया इसको इंपोर्ट कर रही थी, और कुछ डिफिकल्टी कारण इंपोर्ट नहीं हो पाया। अब ये इसको और प्रोसेस जल्दी इंपोर्ट हो जाए, इसकी प्रोसेस बढ़ाने के लिए ये डिस्कस किया गया। समझ में आ रहा है मेरी बात को? समझ में आ रहा है? देयर आफ्टर क्या डिस्कस किया गया दोस्तों? इंडिया और रशिया का भी ट्रेड देखिए आप। अभी इंडिया और रशिया का ट्रेड पहुंच चुका है, ट्रेड अप्रोक्सीमेटली $65 बिलियन। $65 बिलियन। अब इन दोनों लीडरों ने एक डिस्कस किया कि हम अपने ट्रेड को कम से कम $100 बिलियन ले जाएंगे। $100 बिलियन बाई 2030 तक। 2030 तक हम अपने ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाएंगे। मुझे लगता है कि 2030 से ही पहले ये टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अभी ऑयल इंपोर्ट कर रही है सबसे ज्यादा, फ्रॉम रशिया, बिकॉज रशिया इज प्रोवाइडिंग ऑयल टू इंडिया एट डिस्काउंट रेट।
डिस्काउंट रेट पर रशिया ऑयल दे रहा है इंडिया को, जिससे क्या हो रहा है कि जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है इंडिया के ऊपर ड्यू टू एनहांस ऑफ ऑयल प्राइस ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्री, दैट इज कंट्री विच इज मेंबर ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्री, इससे निजात मिलेगा, इससे रिलीफ मिलेगा। किसको? इंडिया को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ऑयल की प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये डिस्काउंट रेट में दे रही है। और आप देखिए लोकल करेंसी पर भी डिस्कस किया गया कि लोकल करेंसी पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम। और सर और बताइए 2-4 पॉइंट और। हाँ बताते हैं। अब नए ट्रेड रूट, जैसे मैंने आपको एक लेक्चर, एक एडिटोरियल पढ़ाया था, अगर आपको देखना है चब्बार पोर्ट के ऊपर, जो ईरान में पोर्ट है, आप मेरे एडिटोरियल में जाइए और वहां पर एक चब्बार पोर्ट के नाम से एक वीडियो पड़ा हुआ है, क्लियर, उसको देखिए। या फिर मैं आपको आज मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक भी दी हुई है, वहां से भी डायरेक्ट आप पहुंच सकते हो। अब आप एक चीज बताई थी मैंने आपको, उसमें नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर, ये ट्रेड का रूट है बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया टू रशिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन पोर्ट, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहां से स्टार्ट होगा और ये रशिया तक जाएगा थ्रू ईरान, थ्रू मिडिल ईस्ट और सेंट्रल व्हाट वी से सेंट्रल एशियन कंट्री को कवर करते हुए ये जाएगा रशिया में। क्लियर। तो आपको अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर देख रहे हैं चब्बार पोर्ट को, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर। दूसरा सी रूट कौन सा है? दूसरा सी रूट है नॉर्थ सी रूट। और सर और बताइए कौन सा सी रूट है? तो दोस्तों और सी रूट है चेन्नई वोलट्सवर्थ टोब रूट, सी लाइन, सी रूट, इन रूट पे भी डिस्कस किया गया। क्लियर, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। देन आफ्टर आप जानते हो कि मैंने आपको कई बार सिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर डिटेल लेक्चर भी पढ़ाया है, और इसमें हमारे पीएम मोदी साहब नहीं गए थे, क्योंकि इस बार सिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहाँ हुई थी? अस्ताना काजिकिस्तान में, और वहाँ हमारे पीएम साहब नहीं गए थे, उनकी जगह गए थे एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, वो उनकी जगह गए थे। और उन्होंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, किससे? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया के साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो इंडियन लोग इंडियन इन रशियन आर्मी, जो भी इंडियन रशियन आर्मी में है, उनको जल्दी से जल्दी इंडिया में अगेन ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में बाढ़ चल रहा है और 4 इंडियनों की मृत्यु हो चुकी है। 4 इंडियन इन रशियन आर्मी वॉज डेथ ड्यू टू वार ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। समझ में आ गया? इनको वापस लाने के ऊपर भी डिस्कस किया गया। और दूसरा क्या है? आप जानते हो न्यूक्लियर एनर्जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, एनर्जी हो गया फर्टिलाइजर, और न्यूक्लियर पावर। आप जैसे जानते हो कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, वो टेक्नोलॉजी हमें रशिया ने दी है, और उसकी और यूनिट बढ़ाने के लिए, व्हाट आई मींस, न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और 2-4 यूनिट और लगाने के लिए हम रशिया से और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी को। समझ रहे हो? रिएक्टर, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं, वो दिया है किसने? हमें दिया है इसने, रशिया ने। क्लियर। अब देखो एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जो 4 इंडियन जो मरे हैं, जो डेथ हुई है रशियन आर्मी में, उनको कंपनसेशन देगी कौन? रशिया कंपनसेट टू 4 इंडियन हु डिसीज, 4 इंडियन फैमिली हु डिसीज इन इंडियन आर्मी
व्हाट वी से दैट सर रशियन आर्मी ओके उनको कंपनसेट करेगी। यह भी डिस्कस हुआ है, ठीक है। आप पूरा समझ गए होंगे कि मोदी साहब गए रशिया, 2 दिन के लिए गए थे और क्या क्या डिस्कस किया गया है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अपन नेक्स्ट। देखो दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है उसमें पुलिस और लैंड किसके अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। क्लियर। अब इसमें क्या है दोस्तों कि ऐसी कोई मैनेजमेंट ऑथोरिटी नहीं है जो कि सारी लैंड का रिकॉर्ड रखे। दिल्ली की जितनी भी लैंड है, जितने भी अपार्टमेंट है, शॉप है, फ्लैट है या फिर पर्टिकुलर हाउस है, उनका रिकॉर्ड नहीं है। एक पर्टिकुलर ऑथोरिटी नहीं है जिसके पास पूरा रिकॉर्ड हो रिलेटेड टू दैट लैंड ऑफ द दिल्ली। तो क्या करा है, एक यूनियन मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक बिल निकाला है इन्होंने। बिल क्या निकाला है दोस्तों, ये बिल निकाला है कि अर्बन लैंड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2024। इस बिल में क्या होगा दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट निकाला है। इसके अंदर दोस्तों एक पॉइंट है जो कि एक ऑथोरिटी को सेटअप करेगी। सेटअप ऑथोरिटी हेडेड बाई एलजी ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। और ये ऑथोरिटी क्या करेगी दोस्तों, तो इसका काम होगा टू कीप लैंड रिकॉर्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, फ्लैट रिकॉर्ड, अपार्टमेंट रिकॉर्ड। ये ऑथोरिटी जो बनेगी जिसको हेड करेंगे कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ये सारे रिकॉर्ड दिल्ली में जितनी भी लैंड है उसका सारा रिकॉर्ड इस ऑथोरिटी के पास रहेगा। अब सर ऐसा तो होगा नहीं सर, दिल्ली में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि उनके पास लैंड रिकॉर्ड होगा। तो देखो दोस्तों, आपको जैसे मालूम है कि दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास वही रिकॉर्ड है जो कि रेवेन्यू कवर किया जाए, ठीक है। देन आफ्टर उसके बाद है अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनके पास रिकॉर्ड है कि जो भी एरिया इनके अंडर आता है उस पर्टिकुलर का रिकॉर्ड है। मींस इंडिविजुअल कोई ऑथोरिटी नहीं है जिसके पास पूरा रिकॉर्ड हो दिल्ली के फ्लैट, अपार्टमेंट और लैंड और एवरीथिंग। क्योंकि लैंड आती है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बिल निकाला है जिसको हम बोलेंगे ये अर्बन लैंड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2024। तो आप समझ गए होंगे, ये मिनिस्ट्री ने एक्ट निकाला है। इसमें इस एक्ट में एक ऑथोरिटी बनेगी जो कि हेड करेगी कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हेड करेंगे। और ये सारे रिकॉर्ड रखेंगे दिल्ली के लैंड का। दिल्ली के लैंड का जितना भी लैंड है दिल्ली में उसका सारा रिकॉर्ड इस ऑथोरिटी के पास रहेगा, जिससे बेनिफिशियरी हो जाएगा फॉर। और एक और बात याद रखना कि दिल्ली में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है इसके पास भी रिकॉर्ड है। पर ये रिकॉर्ड किसका है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को होल्ड करी है उसका रिकॉर्ड है सिर्फ ओनली। तो इनका कहना यह है कि एक ऑथोरिटी, सिंगल ऑथोरिटी होना चाहिए जिसके पास सभी रिकॉर्ड हो। ऐसे इंडिविजुअल ऑथोरिटी नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड के पास अलग रिकॉर्ड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के पास अलग रिकॉर्ड है और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अलग रिकॉर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अफेयर के पास अलग रिकॉर्ड है। तो ये सब ऑथोरिटी एक ऐसी सिंगल ऑथोरिटी बना दो जिसके पास दिल्ली का सारा रिकॉर्ड हो। क्लियर, समझ गए। चलता अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या दिया है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है, ऑर्डर टू ऑल चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज टू सेट अप स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन ऑथोरिटी। एडॉप्शन ऑथोरिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट
इन इंडिया। अब ये आदेश क्यों दिया है, ये स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन अथॉरिटी क्या होती है, ये कई सारे पॉइंट बनते हैं। अब देखो दोस्तों, पहले स्पेशलाइज्ड ऑथराइजेशन व्हाट आई मीन एडॉप्शन अथॉरिटी के बारे में समझ लेते हैं। स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन अथॉरिटी क्या होती है। जैसे आप जानते हो, किसी पेरेंट्स को बच्चे नहीं होते, मीन्स किसी कपल को अगर बच्चा नहीं होते तो वो क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, बच्चा एडॉप्ट करते हैं। और इसकी एप्लीकेशन जाती है किसके पास, स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी, अप्रूव अथॉरिटी के पास। अप्रूव होने के लिए किसके पास जाएगी, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन अथॉरिटी के पास। और इसी के पास सारा डेटा होगा, जितने भी बच्चे ऑर्फन हैं, जो भी बच्चे प्रोसेस में हैं फॉर एडॉप्शन, और जितने भी बच्चे जो भी वी कैन से रिहेबिलिटेशन सेंटर में, इसके पास सारा डेटा होगा स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन अथॉरिटी के पास। और यही ऑथराइज करेगी अगर किसी भी कपल को बच्चा एडॉप्ट करना है तो इसका काम रहेगा। पर अभी दिक्कत क्या आ रही है कि भारत के हर जिले में ये स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन अथॉरिटी नहीं है। व्हाट आई मीन्स, आप जैसे देखो कि हमारे भारत में 730 मतलब 730 डिस्ट्रिक्ट है। कितने हैं दोस्तों, 730 डिस्ट्रिक्ट है। नियरली 330 डिस्ट्रिक्ट, 330 डिस्ट्रिक्ट हैव स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन अथॉरिटी। मतलब 730 मतलब 730 डिस्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया में, जिसमें से सिर्फ ओनली 330 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन अथॉरिटी है। समझ में हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई साहब, आप लोग हर जिले के अंदर स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी बनाइए, एडॉप्शन अथॉरिटी बनाइए हर जिले में। और अगर आप नहीं बनाते हैं, अगर इस आदेश को अगर आप उल्लंघन करते हो तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और आप जानते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, इसमें कई सारा फाइन और जेल भी हो सकती है आपको। आप किसी भी कोर्ट का आप आदेश वीकेंड से रिजेक्ट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, हम इसका आदेश नहीं मानेंगे। तो ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आपको सबसे पहले स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन अथॉरिटी हर जिले में सेटअप करो, जिससे कि प्रोसेस इजीली हो जाए फॉर द एडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड टू द सिंगल वी कैन से सिंगल कपल, या फिर जिनके पास कोई बच्चे नहीं है उनको मिल जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी 16th फाइनेंस कमीशन। अब देखो, जैसे आप जानते हो कि 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप हो गया है, और इसको हेड कौन कर रहे हैं, अरविंद पंगरिया। ठीक है। और 15th फाइनेंस कमीशन में कौन थे, एन के सिंह। कौन थे, एन के सिंह। आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूं। और जो फाइनेंस कमीशन है उसके लिए हमारे भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 280। कौन सा है, 280 आर्टिकल है, जो कि बताता है, दर्शाता है किसको, फाइनेंस कमीशन को। और फाइनेंस कमीशन का वर्क क्या होता है, तो फाइनेंस कमीशन का वर्क होता है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स का डिवोल्यूशन होना, सेंटर से डिवोल्यूशन होना, टैक्स का जाना, या फिर डिवाइडेशन ऑफ टैक्स, कितना परसेंटेज टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा फाइनेंस कमीशन। अब क्या करा है, 16th फाइनेंस कमीशन ने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। क्या बनाई है दोस्तों, 16th फाइनेंस कमीशन ने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। सर क्यों बनाई है, ये एडवाइजरी काउंसिल क्या करेगी, तो दोस्तों ये मदद करेगी किसकी, 16th फाइनेंस कमीशन की, कि वो कैसे इस प्रोसेस को, जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है, इसको कैसे वी कैन से द सिंप्लीफाई किया जाए। वी कैन से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली प्रैक्टिस देखा जाए, बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको एडॉप्ट किया जाए। और ये असिस्ट करेगी किसको, 16th फाइनेंस कमीशन को, एडवाइजरी काउंसिल। क्या करेगी दोस्तों, एडवाइजरी काउंसिल 16th फाइनेंस कमीशन को असिस्ट करेगी, बताएगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कौन कौन से रिकमेंडेशन देगी, इनको टर्म ऑफ रेफरेंस एडवाइस करेगी कि हाँ आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इंटरनेशनली प्रैक्टिस बताएगी कि हाँ यहाँ पर ऐसा होता है, इस देश में ये देश आगे चल रहा है और अच्छे डिवोल्यूशन हो रहा है, स्टेट भी डेवलप कर रही है, सेंटर भी डेवलप कर रहा है ड्यू टू एनहांसमेंट ऑफ टैक्स। क्योंकि जीएसटी से दिन प्रतिदिन सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ते ही जा रहा है,
तो इट नीड मोर टैक्स टू द स्टेट, स्टेट को भी टैक्स देना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लेवल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रास रूट लेवल और द वी कैन से दैट्स अ पुअर पीपल, जो ग्रास रूट पर रहते हैं, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए सरकार को टैक्स की ज़्यादा ज़रूरत है स्टेट को, तो उनको ज़्यादा टैक्स मिल सके, इसलिए एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करी गई है। तो मजाक की बातें हैं, वो सेंटर डिसाइड करेगी, ये बताएगी फाइनेंस कमीशन। पर एडवाइजरी काउंसिल याद रखना कि 16 फाइनेंस कमीशन जिनको हेड कराए अरविंद पगरिया ने, और फाइनेंस कमीशन कम अंडर द आर्टिकल ऑफ 280 that set up the advisory council to advise the 16th finance commission for the best practice of devolution of tax between center and state। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट न्यूज पर, सॉरी नेक्स्ट न्यूज है हमारी एडवाइजरी काउंसिल। अब ये कौन सी सर एडवाइजरी काउंसिल आ गई? ये प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई। क्या हुई दोस्तों? मीटिंग हुई किसकी? 25th मीटिंग थी ये, किसकी? प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई। अब इस मीटिंग में सर ये बताइए, ठीक है आपने बताया मीटिंग हुई, अब ये बताइए कि इस मीटिंग में डिस्कस क्या क्या किया गया। तो दोस्तों आप जैसे जानते हो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, इवन नॉट इवन इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। और इसमें कई सारे पॉइंट रखे इस एडवाइजरी काउंसिल ने, जैसे कि कार्बन कैप्चरिंग, यूटिलाइजिंग एंड स्टोरेज। अब ये सर होता क्या है कार्बन कैप्चरिंग और यूटिलाइजिंग एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन? देखो आप जानते हो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन, देन आफ्टर क्या है? हमारा ऑक्सीजन, देन आफ्टर क्या है? अर्गन, देन आफ्टर क्या है? कार्बन। जो कार्बन का रेशियो है वो 4th नंबर पे आता है। पर दिन प्रतिदिन कार्बन की अमाउंट बढ़ते जा रहा है एनवायरनमेंट में, जिससे क्या हो रहा है? क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, मौसम बीच से गर्मी बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन। अब इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ मीटिंग होती है वर्ल्डों में, और उसके अंदर एक पॉइंट आया था कार्बन कैप्चरिंग, मींस कार्बन को कैप्चर करना बाय डिफरेंट सोर्सेस। जो कार्बन पॉल्यूशन फैल रहा है उसको कैप्चर करना। अब जो कैप्चर कैसे किया जाएगा? जैसे आप मानिए प्लांट अफॉरेस्टेशन करते हैं अपन, अफॉरेस्टेशन माने क्या होता है कि प्लांटिंग करना, प्लांटिंग करते हैं। देन आफ्टर इस प्लांटिंग में क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वी कैन से इट इज अ कार्बन कैप्चरिंग। ये कार्बन कैप्चरिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कार्बन कैप्चरिंग हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या करा जा रहा है कि हम जितने पेड़ लगाएंगे तो कार्बन की क्वांटिटी कम होते जाएगी, समझ में आ रहा है? जितने पेड़ कटेंगे कार्बन का अमाउंट बढ़ते जाएगा, तो कार्बन कैप्चरिंग हो गया। देन आफ्टर हम कार्बन को कैप्चर या स्टोर करके इसका कुछ यूटिलाइजेशन करें, या फिर कार्बन स्टोरेज। कार्बन स्टोरेज कैसे होता है? बाय ओशियन। ओशियन में अगर कार्बन को स्टोरेज कर दिया जाए या कार्बन को स्टोर कर दिया जाए फॉर द यूजिंग ऑफ फ्यूचर यूज, कार्बन का यूज भी कई सारा होता है, तो उसका यूज करने के लिए, जिससे क्या हो? एनवायरमेंट में कार्बन कम हो। अब सर हमारे कुछ टारगेट होंगे, तो हाँ दोस्तों इंडिया का टारगेट है कि 45% इमिशन ऑफ कार्बन would reduce by 2030, मीन्स 2030 तक हम 45% मतलब 45% इमिशन ऑफ कार्बन को रिड्यूस कर देंगे। कितना रिड्यूस कर देंगे? 45% इमिशन ऑफ कार्बन को रिड्यूस कर देंगे बाय 2030 तक। और आपने आप नेट जीरो कार्बन का नाम से भी सुना होगा, एक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी है सरकार की, बाय 2070 तक हमारे भारत में कोई भी कार्बन इमिशन नहीं होगा, जीरो कार्बन इमिशन हो जाएगा। अब ये अचीव होता है कि नहीं होता, देखते हैं। देखो इसके कई सारे इफेक्ट भी होते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में कभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर एडिटोरियल पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका इफेक्ट क्या होता है, और सरकार ने कौन कौन से प्लान निकाले हैं, और कार्बन कैप्चरिंग और क्या होता है, और डिटेल में बताऊंगा। समझ में आ गया? इतना ही न्यूज थी। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। देखो नेशनल कमीशन ऑफ
ऑफ माइनॉरिटी। आप जानते हो इसका काम क्या है? इसका काम है जो हमारे देश में माइनॉरिटी में हैं उनको प्रोटेक्ट करना। अब माइनॉरिटी कौन कौन से? तो देखो माइनॉरिटी आप जानते हो, माइनॉरिटी कैटेगरी में आती है मुस्लिम पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन, जैन धर्म, क्रिश्चियन और ईटीसी, छोटे छोटे धर्म और होंगे, वो सारे माइनॉरिटी में आते हैं। अब इन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी का। अब इसने क्या करा? अब ये बनी कैसे थी? तो एक और थोड़ा जान लीजिए। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी बनी थी NCM एक्ट 1992 में। 1992 के जरिए ये कमीशन सेटअप हुआ था। क्लियर हो गया? इसको सेटअप करने के साथ साथ क्या हुआ दोस्तों कि इसने बोला है कि सारी स्टेट मींस सारे चीफ सेक्रेटरी और इनको रिकमेंड किया है कि आप ऑल सब डिवीजन लेवल पर आप एक मीटिंग कराइए जिसको बोलेंगे सर्वधर्म मीटिंग। मींस जिसमें हर धर्म का आदमी होगा सब डिवीजन लेवल पर, और ये वंस अ मंथ होगी। वंस अ मंथ मतलब एक मंथ में एक बार जरूर होना चाहिए मीटिंग, जिसमें मुस्लिम भी बैठेगा, हिंदू भी बैठेगा और सिख भी बैठेंगे, क्रिश्चियन भी बैठेंगे। ठीक है, ये सब लोग सर्वधर्म सम्मान मीन्स सब धर्म मीटिंग करेंगे। और इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि इनमें जो भी लड़ाई दंगे हो रहे हैं उसका रिजोल्यूशन किया जाएगा। समझ में आ रहा है? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ने रिकमेंड किया है कि आप सर्व धर्म मीटिंग कराइए सब डिवीजन लेवल पर मंथ में एक बार, जिससे जितने भी धर्म के लोग आ गए उन सबको बिठाल के बातचीत करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी, और इसके बारे में डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर ये तो एक बार मंथ में होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस मीटिंग को कराइए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसको मीटिंग कराइए हाफ ईयरली, साल में 2 बार। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में एक बार मीटिंग तो होना ही चाहिए। इसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। इसी के साथ 10 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं कल, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, जय हिंद।